हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया ही रहिए। चलिए, तो आज हम आप लोगों के साथ एनसीईआरटी का 11th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको पता है 11th नीट, आईआईटी एंड अदर कंपटीशन एग्जाम, जितने भी कंपटीशन एग्जाम्स हैं, हर एग्जाम का जो बेसिक चीज है वो हमारा यही है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम दो चार साइंटिस्टों की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट। और आपका 11th-12th पूरी केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पोर्सन है वो 100% डिपेंडिंग ऑन द मोल है ना। वो 100% मोल पे डिपेंड करता है। मतलब कि जो हम अभी लेक्चर पढ़ने वाले हैं, तो ये आपका चाहे जेई हो, चाहे 11th-12th हो, चाहे नीट हो, इन सब का 33% पोर्शन कवर करेगा। मतलब यदि आपको मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बीतने वाली है। क्लियर? तो यहाँ पे आप अपने दिमाग में याद रखिए, यदि आपको डॉक्टर या इंजीनियर ऐसा कुछ भी यदि बेटर करना है, या कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम यदि आपको क्वालिफाई करना है जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री आ रही है, तो उसके लिए मोल कॉन्सेप्ट इज वेरी मस्ट। क्लियर? चलो, तो अब हम देखेंगे आप लोगों के साथ सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करते हुए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स। क्लियर? क्लियर? क्या? केमिकल्स। तो यदि हम केमिकल की बात करें तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में मतलब कि जो केमिकल है उनका कॉम्बिनेशन कैसे होता है, केमिकल्स जुड़ते कैसे हैं। क्लियर? तो हम यदि बात करें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कि द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न्ड बाय फॉलोइंग बेसिक लॉ, है ना। कि मतलब कि जो हमारे केमिकल कॉम्बिनेशन एलिमेंट है टू फॉर्म the combination of element to form compound is governed by the following basic law। अब इसके अंदर कौन कौन से बेसिक लॉ हैं? तो पहले लॉ की हम बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब कि मास कंजर्व रहता है। क्लियर? कि यदि आपने जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिया A प्लस बी इक्वल टू सी प्लस डी बनाया। क्लियर? आपका A और B है, दोनों को आपने रिएक्शन करके C और D बनाया। तो जितना आपका मास इधर है, जैसे मान लीजिए ये 12 ग्राम है, ये 18 ग्राम है, तो ये बन गया 20 ग्राम। तो ये कितना होगा? तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखिए, इन दोनों का मास हो गया, है ना, 18 2 20 10 30। इन दोनों का मास हो गया 30 ग्राम। और यदि हमारा सी 20 ग्राम बना, मतलब हमारा डी होगा 10 ग्राम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास कंजर्व है। किसने बताया था? एंटोनी लैवोसियर। एंटोनी लैवोसियर ने बोला था कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो केमिकल्स रहते हैं उनका मास कंजर्व रहता है। क्लियर? तो हमने जितना हमने रिएक्टेंट साइड लिया उसका मास क्या था? कंजर्व था प्रोडक्ट साइड। क्लियर? मतलब जितना इधर आपने मास लिया आपको उतना ही इधर मिलेगा। ठीक है? 12 और 18 30, 20 और 10 30। क्लियर? चलो, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कि आप किसी भी मैटर को ना तो क्रिएट कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इसीलिए उसका मास जो रहता है वो कंजर्व रहता है। इसको एंटोनी लैवोसियर ने 1789 में एक्सप्लेन किया था, बताया था। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। ठीक है? केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, अब हम दूसरा लॉ आपके साथ डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शनल्स। लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शनल, जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था? He stated that a given compound always contain exactly the same proportional of element। क्या?
द सेम प्रोपोर्शनल ऑफ एलिमेंट, है ना, बाई वेट। वेट के अकॉर्डिंग सेम एलिमेंट होने चाहिए। यदि मैं एग्जांपल ले लूँ तो मैंने ले लिया H2O एंड H2O। यदि हम यहाँ पे बोलें कि लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल अप्लाई होगा तो हाँ होगा, सेम है दोनों, एलिमेंट सेम है, मास सेम है, तो कंपाउंड सेम है, तो हमारा प्रोपोर्शनल लगेगा। यदि मैंने बोल दिया CO एंड CO2 अप्लाई नहीं होगा, अलग अलग हो गए। कार्बन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, कार्बन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, बट यहाँ पे इनका मास अलग अलग हो जाएगा। क्लियर, तो ये अप्लाई नहीं होगा। यदि हम बात करें H2O D2O, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ वाटर है, यहाँ हार्ड वाटर, यानी कि H2O और D2O जो ड्यूट्रियम है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप्स होता है। क्लियर, फिर इसके बाद यदि हम बात करें H2O H2O2, यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। देखिए ना, ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ दो हो गया, तो यहाँ भी मास चेंज हो जाएगा। यदि हम बात करें FeCl2, यदि हम बात करें FeCl2 तो यहाँ पे अप्लाई होगा क्योंकि दोनों सेम हो गए। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्या, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शनल, मतलब कि जो सेम सेम होंगे उनमें अप्लाई होगा, बाकी में अप्लाई नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ। अब यदि हम आपसे तीसरे लॉ की बात करें तो हमारा तीसरा लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। इसको किसने दिया था, डाल्टन ने, गिवन बाय डाल्टन। क्लियर, इनको डाल्टन ने दिया था। अब ये क्या है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, यदि हम डायरेक्ट एग्जांपल लेके समझे तो मैंने बोल दिया C+O2 = CO2। क्लियर, यदि मैं बोलूँ यहाँ कार्बन का मास 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो का हो गया 32। क्लियर, यदि हम बात करें C+½ मतलब CO, कार्बन का रेशो 12, यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो 16। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कार्बन और इन कार्बन का यदि हम रेशो की बात करें तो हमारा रेशो क्या हो जाएगा, 12:12, मतलब इन दोनों का सेम रेशो हो गया। क्या हो गया, रेशो सेम हो गया। क्लियर, मतलब कि यदि हम देखें 4×12 और 4×8 = 32, ठीक, और 4×12 4×4 16, एक से एक कैंसिल, ऐसे ये तो 1:2। तो यहाँ पे रेशो आ गया 1:2, मतलब इन दोनों का सेम हो गया, इन दोनों का सेम हो गया 3:3। तो ये दो कंपाउंड्स थे। यदि हम इसी को डेफिनेशन में पुट करें, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, two element can combine to form more than one compound of the mass one element that combined with the fixed mass of the other element। मतलब इस कंपाउंड का जो मास है ये फिक्स होता है अदर एलिमेंट से। क्लियर, तो देखिए यहाँ पे रेशो 12 था, यहाँ भी 12 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, मल्टीपल प्रोपोर्शनल्स लॉ। यदि इसी के साथ एक और हम एग्जांपल का डिस्कस करें तो जैसे मैंने बोल दिया, देखिए H2 + ½ O2 = H2O। एक और ले लेते हैं H2O2, तो ये हो गया H2O2। क्लियर, तो यहाँ पे रेशो क्या हो गया, देखिए ये हो गया 2:16 और ये हो गया 2:32। यहाँ भी देखिए सेम हो गया। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिला, एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं तो किसी दो एलिमेंट्स का जो मास का रेशो रहता है वो सेम होता है। यदि इस तरह का हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल। क्लियर, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एलिमेंट can combine to form of more than one compound. The mass of one element that combined with a fixed mass of other element. Clear? ये हो गया in the ratio small whole number. Clear? तो ये हो गया हमारा क्या, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, है ना। हम आपसे फोर्थ लॉ डिस्कस करते हैं। फोर्थ लॉ क्या है, गैलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गैसियस वॉल्यूम के लिए गैलुसैक ने क्या बोला था कि जब हम मान लीजिए कि अपन ने ले लिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
और यहाँ से हमने बनाया वाटर जो कि वेपर फॉर्म में था। क्लियर? क्या बनाया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर बनाया। तो अकॉर्डिंग टू गैलूशेक ने क्या किया, इसके 100 ml लिया, इसके 50 ml लिया और उन्होंने बताया कि जो वाटर बनेगा वो 100 ml बनेगा। क्लियर? मतलब कि 100 ml लिया, 50 ml लिया, तो जो वाटर बनेगा तो इसके इक्वल बनेगा। क्लियर? हाइड्रोजन यानी इस वॉल्यूम के इक्वल बनेगा। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है तो आपको आगे समझ में आएगा जब हम स्टोइचियोमेट्री कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये आगे समझ में आ जाएगा स्टोइचियोमेट्री में। अभी बस आप इतना याद रखिए कि यदि आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो आपको वाटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर काम आएगा। ठीक है? जो कि हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। तो ये बताया था गैलूशेक ने, मतलब कि अकॉर्डिंग टू गैलूशेक व्हेन गैस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस इन अ chemical reaction they do so a simple ratio by volume provide all gas are at a same temperature and pressure। मतलब यदि आप यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर सेम कर दोगे तो इसके इक्वल आपको वाटर मिलेगा। ठीक है? जो वेपर फॉर्म में रहेगा। क्लियर? तो ये बताया था किसने? गैलूशेक ने। यदि हम इसी तरह एक और साइंटिस्ट की बात करें, एवोगैड्रो की, तो एवोगैड्रो लॉ क्या था? इन्होंने बोला इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस। क्लियर? मतलब कि हमने ले लिया H2 प्लस हाफ O2 और ये बनाया H2O, है ना? तो इस इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर ले लिया, सो कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। मतलब यदि आपने इसका 2 वॉल्यूम ले लिया, इसका 1 वॉल्यूम ले लिया, तो जो ये बनेगा ये भी बनेगा 2 वॉल्यूम। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो बहुत आगे काम में आएगा। एक एवोगैड्रो नंबर भी है, आप उसको भी यहीं पे नोट कर लीजिए। एवोगैड्रो नंबर जिसको हम Na से डिनोट करते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये इसका वैल्यू है। क्लियर हुआ? तो ये हो गया हमारा क्या? एवोगैड्रो लॉ का एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो ने ये बताया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड बी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एवोगैड्रो नंबर। अब हम यहीं पे 6 नंबर पढ़ेंगे आपसे, रेसिप्रोकल रेशो लॉ। तो अब यदि हम रेसिप्रोकल रेशो लॉ की बात कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू रेसिप्रो, है ना, किसने दिया था? गिवन बाय रिचर। तो रेसिप्रोकल के अकॉर्डिंग क्या होता है? अप्लाई 3 डिफरेंट कंपाउंड। ये हमेशा 3 डिफरेंट कंपाउंड्स के बीच अप्लाई होता है रेसिप्रोकल लॉ। मतलब अप्लाई 3 डिफरेंट कंपाउंड, अप्लाई 3 डिफरेंट, है ना, अप्लाई 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। और ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट के बीच अप्लाई होता है। मैं मतलब अप्लाई 3 डिफरेंट कंपाउंड, 3 अलग अलग कंपाउंड होने चाहिए। तो मैंने 3 अलग अलग कंपाउंड ले लिया बेटा, CH4 CO2 CH4 CO2 और H2O। क्लियर? फिर क्या है कि अप्लाई 3 डिफरेंट एलिमेंट, 3 अलग अलग एलिमेंट लेना चाहिए। तो मैंने ले लिया कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? मैंने ये दोनों पॉइंट कवर कर लिया। उसके बाद क्या है? ऑल एलिमेंट रिपीटेड 2 टाइम्स। हर एलिमेंट 2 बार रिपीट होना चाहिए। तो यहां देखिए कार्बन 12 2 बार रिपीट हो गया। हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 बार रिपीट हो गया। ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 16 2 बार रिपीट हो गया। तो यहाँ कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 2 बार सारे एलिमेंट रिपीट हो गए। नेक्स्ट, सम एलिमेंट
सम एलिमेंट चेक द कैंसर, है ना, हम कुछ एलिमेंट्स को कैंसिल करके चेक करेंगे। इसके पहले हम इनका रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्लियर, चलिए हम यदि इनके रेशो की बात करें तो इसका रेशो हो जाएगा 3:1, 4 कहीं 12। इसका रेशो क्या हो जाएगा, 4 कहीं 12, 4 3:8। इसका रेशो क्या हो जाएगा, 1:8। क्लियर, अब चलिए हम इसको मतलब चेक करते हैं। यदि हम रेशो की बात करें तो इस कार्बन और इस कार्बन का रेशो कितना है, 3, सेम हो गया। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का रेशो कितना है, 1, सेम हो गया। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 8, हो गया सेम। तो हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो गया। तो लास्ट हम लिख देंगे कि ऑलवेज फॉर्म अ ट्राइंगल, हमेशा ट्राइंगल फॉर्म होगा। देखिए ना, ये ट्राइंगल हमारा बन गया था। ये इस तरह का लॉ हमारा क्या होता है, रेसिप्रोकल रेशो लॉ, जिसमें अपने को 3 कंपाउंड्स लेने होते हैं, 3 कंपाउंड्स लेने होते हैं, 3 अलग अलग एलिमेंट्स लेने होते हैं, बट एक एलिमेंट 2 बार रिपीट होना चाहिए, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट होना चाहिए। क्लियर, और इनका रेशो भी सेम होना चाहिए। क्लियर, इनका रेशो भी सेम होना चाहिए। तो इस तरह के लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ, रेसिप्रोकल रेशो लॉ। जैसे इसके हम कुछ एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया CH4 CO2 H2O। क्लियर, यहाँ भी होगा। इस तरह से आप, जैसे मैंने इसका एग्जांपल ये कर दिया, आप इन तीनों का खुद से करें। ये हो गया आपका होमवर्क। क्लियर, आप इनको खुद से करके बताइए इस तरह का कैसे बनेगा। ये हम आप लोग की कॉपी में चेक करेंगे, है ना, इसको आप लोग खुद से करिए। क्लियर, चलिए तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रो, है ना, रेसिप्रोकल रेशो लॉ। क्लियर, इस तरह से हमारा सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो केमिकल कॉम्बिनेशंस लॉ थे वो हमने 6 के 6 लॉ डिस्कस किया है आपसे। क्लियर, अब उसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। आप ये मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट मतलब गॉड ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री का गॉड है और आना ही आना है यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में। मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का आप एक भी न्यूमेरिकल बिना मोल कॉन्सेप्ट के नहीं हिला सकते हो। तो आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए थैंक यू सो मच।